बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर वीवर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑर्डर 1 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक है और आज इस लेक्चर में हम रूल 1 से लेकर रूल 7 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन तमाम रूल्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये रूल जो है ये क्लियर हो जाए। तो ऑर्डर 1 दरअसल पार्टीज टू सूट के मुतल्लिक है, यानी कि फ़रीक़ैन मुकदमा के मुतल्लिक है। देखें, किसी भी सिविल सूट में दो इसेंशियल पार्टीज़ होती हैं। अब जो पार्टी सिविल कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल करती है उस पार्टी को प्लेंटिफ कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है और वो उस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए सिविल सूट फाइल करे सिविल कोर्ट में, तो उस पार्टी को प्लेंटिफ कहा जाता है। और जिस पार्टी के खिलाफ वो सिविल सूट फाइल किया गया है उस पार्टी को डिफेंडेंट कहा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई पार्टी कोई पिटीशन वगैरह फाइल करती है तो उस पार्टी को पिटिशनर कहा जाता है और जिस पार्टी के खिलाफ पिटीशन फाइल किया गया है उस पार्टी को रिस्पोंडेंट कहा जाता है। और हमारे जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें एक तरफ प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो अक्यूज पर्सन होता है। तो ऑर्डर 1 ये दरअसल डील करता है पार्टीज टू सूट यानी कि फ़रीक़ैन मुकदमा के हवाले से। इसका जो रूल 1 है वो हमें बताता है हु में बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, यानी कि एक सिविल सूट में कितने लोग एज प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगा ताकि वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आए, और जब आप लोग वो एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो रूल 1 जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखें, रूल 1 में बताया गया है ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ, यानी कि जनरल रूल क्या है कि तमाम लोग एज प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एक मुकदमे में। ठीक है, मगर आगे क्लियर किया गया है इन whom any right to relief in respect of or arising out of सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन, जिनका कोई राइट टू रिलीफ डिफेंडेंट के किसी सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ है, ठीक है, और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन इज एलिज टू एग्जिस्ट, या सीरीज ऑफ एक्ट्स या ट्रांजैक्शन से उनका कोई राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है, तो वो लोग को प्लेंटिफ बनकर उस डिफेंडेंट के खिलाफ एक ही मुकदमा में जो है, मतलब वो जो प्लेंटिफ है जिनका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है वो लोग एक ही मुकदमे में को प्लेंटिफ बनकर डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, वेदर ज्वाइंटली, सेवरली और इन द अल्टरनेटिव। अब इनका जो राइट टू रिलीफ है, चाहे वो ज्वाइंटली अराइज हुआ हो, चाहे वो अलग अलग अराइज हुआ हो यानी कि सेवरली अराइज हुआ हो, या वो ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव का भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। वेयर इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट, अगर वो लोग जिनका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है वो अगर सेपरेट सूट फाइल कर दें, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, यानी कि अगर उन लोगों ने अलग अलग सूट फाइल किया तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है उसमें अराइज होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें दो कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कंडीशन ये है कि डिफेंडेंट के किसी सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से उनका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ हो। दूसरी बात यह है कि अगर वो लोग सेपरेट सूट फाइल करें, ठीक है, तो उसमें कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर ओनरशिप है मिस्टर ए, बी और सी की, ठीक है, और मिस्टर डी क्या करता है, इन तीनों को डिस्पोजेस करके उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेता है। अब यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उनका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है डिफेंडेंट के सेम एक्ट से, ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट ने इन तीनों को डिस्पोजेस किया, तो लिहाजा ये जो प्लेंटिफ है मिस्टर ए, बी और सी, ये एक ही मुकदमे में को प्लेंटिफ बनकर डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर बी, सी और डी से, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है कि वो मिस्टर ए जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिस्टर बी है, सी है और डी है, इनका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है सेम ट्रांजैक्शन से, तो ये तीनों मिलकर को प्लेंटिफ बने और जो डिफेंडेंट है यानी कि मिस्टर ए है उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो राइट टू रिलीव है वो सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें जो है सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल
अब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है मिस्टर ए और बी की, उस पर ओनरशिप है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर भी मिस्टर ए और बी की ओनरशिप है, ठीक है। और मिस्टर डी क्या करता है, मिस्टर ए और बी को एक प्रॉपर्टी से भी डिस्पोजेस कर देता है और कुछ दिन बाद जो है या कुछ टाइम बाद जो है वो मिस्टर ए और बी को दूसरी प्रॉपर्टी से भी डिस्पोजेस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो मिस्टर ए है और बी है ये को प्लेंटिफ बनकर मिस्टर डी के खिलाफ एक ही मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। दरअसल रूल 1 जो है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि एक ही शख्स जो है वो एक ही सूट को फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो अलग सूट फाइल कर दे और बी जो है वो अलग सूट फाइल कर दे तो इससे जो है कोर्ट पर अननेसेसरी बर्डन पड़ता है। तो उस बर्डन को प्रिवेंट करने के लिए रूल 1 जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो राइट टू रिलीफ जो है ये ज्वाइंटली अराइज हुआ हो या जो है ये सिवरली अराइज हुआ हो, ठीक है। दोनों सिचुएशन में पार्टीज जो है को प्लेंटिफ बनकर डिफेंडेंट के खिलाफ एक ही मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और इन द अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिस्टर सी से, ठीक है। अब मिस्टर सी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लेता है, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों डाउट में हैं कि मिस्टर सी ने जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उससे किसका राइट इन्फ्रिंज हुआ, ठीक है। यानी कि उनको पता नहीं है, वो डाउट में है। तो यहां पर लॉ ये कहता है कि ये दोनों बंदे जो हैं, ठीक है, ये एक को प्लेंटिफ बनकर मिस्टर सी के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। तो दो कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है कि वो जो राइट टू रिलीफ है वो किसी सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ हो या इसी तरीके से सीरीज ऑफ एक्ट या ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ हो। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टी सेपरेट सूट फाइल करें तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो अराइज होता हो तो उस सिचुएशन में पार्टी को अलाउ कर दिया गया है कि भाई पार्टीज जो है वो को प्लेंटिफ बनकर एक ही मुकदमे में पार्टी बनकर डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये एग्जाम्पल जो है ये कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके बहुत सारे जो है वो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स उनको कहा जाता है जो कंपनी को कोई कर्जा वगैरह देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो कर्जा दिया है वो उन्होंने प्रोस्पेक्टस को मद्देनज़र रखते हुए कर्जा दिया था, ठीक है। मगर डायरेक्टर ने उस प्रोस्पेक्टस में मिस रिप्रेजेंटेशन की है, यानी कि गलती से कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने उन इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी को कर्जा दिया था। अब वो इंफॉर्मेशन दरअसल गलत है, ठीक है, और उन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हुआ। तो यहाँ पर जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं वो को प्लेंटिव्स बनकर डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका राइट टू रिलीव जो है वो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ, प्रोस्पेक्टर से अराइज हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पर जितने भी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो को प्लेंटिव बनकर उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं फॉर डैमेजेस। रूल 1 को ज़रा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जो व्यूवर्स है उनको रूल 1 जो है वो क्लियर हो जाए। ऑर्डर 1 रूल 1 इज़ एन इनेबलिंग रूल। ये एक इनेबलिंग रूल है, ये हमें इनेबल करता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए तो वहाँ पर पार्टी जो है वो को प्लेंटिव बन सकती है एक ही मुकदमे में। एंड इट परमिट्स द ज्वाइंडर ऑफ सिविल पर्सन्स एज को प्लेंटिव सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो वहाँ पर पार्टीज जो है वो ज्वाइंड हो सकती हैं, यानी कि जो पार्टीज है वो को प्लेंटिव बन सकती हैं। पहला कंडीशन ये है कि The right to relief should arise out of the same act or transaction or series of acts or transaction। यानी कि जो right to relief है, ठीक है, वो किसी सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ है। तो वहाँ पर पार्टीज जो है यानी जिन पार्टीज का राइट इन्फ्रिंज किया गया है वो पार्टी को प्लेंटिव बनकर डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है द मैटर मस्ट बी सच डेट इफ द प्लेंटिव ब्रॉट सेपरेट सूट एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज।
मतलब कि अगर प्लेंटिव सेपरेट सूट फाइल कर दे डिफेंडेंट के खिलाफ तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो अराइज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो वहां पर प्लेंटिव ज्वाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक एक ड्राइवर है और वो बहुत ही नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करता हुआ आए, ठीक है, और वहाँ पर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है उनको हिट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टी है वो कंपनसेशन का यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है वो को प्लेंटिव बनकर उस ड्राइवर के ख़िलाफ़ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उनका राइट टू रिलीव जो है वो सेम एक्ट से अराइज हुआ है। If the right to relief arises out of different acts or transaction, there cannot be joinder of plaintiff। यानी कि राइट टू रिलीव, अब बहुत सारे प्लेंटिफ है, उनका राइट टू रिलीव जो है वो डिफरेंट एक्ट से अराइज हुआ है या डिफरेंट ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ है, तो वहां पर जो है वो को प्लेंटिफ नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए और बी, इनके साथ मिस्टर सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और उसी दिन जो है मिस्टर वाई और जेड के साथ भी मिस्टर सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के साथ किया गया है सी की तरफ से, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्स और जेड के साथ, वाई और जेड के साथ किया गया है सी की तरफ से। अब यहाँ पर अगर सी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच करता है तो यहाँ पर ये जो पार्टीज हैं यानी कि ए बी और वाई और जेड, ये को प्लेंटिफ एक ही मुकदमे में नहीं बन सकते हैं। यहां पर जो पार्टी है फॉर एग्जांपल ए और बी, ये एक ही मुकदमे में को प्लेंटिफ बन सकते हैं, और इसी तरीके से वाई और जेड जो है वो एक ही मुकदमे में को प्लेंटिफ बन सकते हैं, मगर ये चारों एक ही मुकदमे में को प्लेंटिफ नहीं बन सकते हैं क्योंकि इनका राइट टू रिलीव जो है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ है। It is not essential that every plaintiff should be interested in the entire subject matter of the suit। ये लाजमी नहीं है कि प्लेंटिफ जो है वो इंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल, एक लेडी है, एक खातून है, उसने खुला का सूट फाइल किया है, ठीक है, यानी कि उसको खुला चाहिए अपने शोहर से, और इसी तरीके से उसने उसी मुकदमे में अपने जो बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया है और उनके लिए फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का क्लेम किया है कि भाई मेरे शोहर से कहा जाए कि जो बच्चे हैं इनके मेंटेनेंस और इनकी कफ़ालत जो है इनके लिए कुछ ख़र्चा वगैरह भेजा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेडी है उसकी जो इंटरेस्ट है उस मुकदमे में वो सिर्फ खुला तक है, उसे खुला चाहिए, और इसी तरीके से जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस तक महदूद है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट खुला में नहीं है, और यहाँ पर जो औरत है उनका इंटरेस्ट जो है वो मेंटेनेंस में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि तमाम के तमाम प्लेंटिफ्स जो है वो इंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में इंटरेस्टेड हों। ये रूल 1 का एक्सप्लेनेशन अभी जो है कंटिन्यू है। नो पर्सन शुड बी एडेड एज प्लेंटिफ विदाउट हिज कंसर्न और विदाउट हिज और हर ओन कंसर्न। If a person refuse to join as plaintiff, he or she can be added as defendant। Sorry, it is defendant। he or she can be added as defendant। देखें, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी, फॉर एग्जांपल ये तीन लोग हैं, इनकी एक ही प्रॉपर्टी पर ओनरशिप है। अब मिस्टर जेड क्या करता है, इन तीनों को डिस्पोजेस करके खुद ही उस प्रॉपर्टी का पोजेशन हासिल कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी चाहते हैं कि भाई मिस्टर जेड के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाए। ठीक है, मगर जो मिस्टर सी है वो चाहता है कि भाई मुझे कोई मुकदमा इंस्टीट्यूट नहीं करना मिस्टर जेड के खिलाफ। ठीक है, तो लॉ कहता है कि अगर कोई शख्स मना करता है कि भाई मुझे प्लेंटिफ नहीं बनना तो आप उसको डिफेंडेंट बना दे। तो यहाँ पर जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है वो क्या करेंगे, वो मिस्टर सी और जेड के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर देंगे, यानी कि सी और जेड को डिफेंडेंट बना देंगे। बाद में अगर सी चाहता है तो वो प्लेंटिफ बन सकता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज, यानी कि सी जो है वो प्लेंटिफ बन सकता है, और कोर्ट के पास जो है सो मोटो पावर भी है, कोर्ट खुद भी सी को प्लेंटिफ बना सकती है। ठीक है, यानी कि बाद में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो है सी अगर कोर्ट को कहता है कि भाई मुझे प्लेंटिफ बना दिया जाए क्योंकि मेरा भी राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर पार्टी जो कोर्ट है वो उसको प्लेंटिफ बना देगी।
और इसी तरीके से अगर कोर्ट को पता चला कि जो सी है इसके खिलाफ मिस्टर ए और बी का कोई राइट टू रिलीफ अराइज नहीं हुआ है, बल्कि इसका खुद ही राइट क्या हुआ है, इन्फ्रिंज किया गया है, जेड ने इसका राइट इन्फ्रिंज किया है, तो कोर्ट सो मोटो पावर एक्सरसाइज करते हुए सी को प्लेंटिफ बना सकते हैं। एग्जाम्पल, all co-owners of a property must be parties in a suit to recover such property। जितने भी co-owners हैं वो तमाम के तमाम उस मुकदमे में पार्टी होने चाहिए ताकि उस प्रॉपर्टी को रिकवर किया जा सके। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई पार्टी जो है वो प्लेंटिफ नहीं बनना चाहती तो उसको डिफेंडेंट बना दिया जाए। All the joint promisors of a contract should be parties to a suit to enforce such contract। जितने भी joint promisor हैं वो तमाम के तमाम उस मुकदमे में पार्टीज होने चाहिए अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना है तो, ठीक है। जितने भी ज्वाइंट प्रोमिसर होंगे अगर उनमें से कोई फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ नहीं बनना चाहता उनको डिफेंडेंट बनाया जा सकता है ताकि वो उस मुकदमे में पार्टी रहे और कोर्ट उस मुकदमे को कंप्लीटली और इफेक्चुअली जो है उसको एडजुडिकेट करें। पर्सन क्लेमिंग राइट टू रिलीफ इन द ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पर जो शख्स हैं यानी कि जो अशखास हैं वो राइट क्लेम करते हैं इन द ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आप लोगों को बता भी दिया मगर यहाँ पर दोबारा आप लोग सुन लीजिएगा। व्हेन टू और मोर पर्सन join together alleging that either of them is entitled to a right of relief against a defendant। जहाँ पर एक या दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्लेंटिफ बन जाएं और कोर्ट से ये कहें कि ये जो प्लेंटिफ है इनमें से किसी एक का राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है डिफेंडेंट के खिलाफ। यानी कि यहाँ पर डाउट है, जहाँ पर डाउट होगा कि फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट के किसी एक्ट से प्लेंटिफ में से जो है फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया तो यहाँ पर अगर मिस्टर ए, बी और सी डाउट में है कि डिफेंडेंट के इस एक्ट से मिस्टर ए का राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है या बी का या सी का, तो लॉ कहता है कि भाई आप लोग जो है ना एक ही सूट में को प्लेंटिफ बनकर उस डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट करें। फिर कोर्ट जो है डिटरमिन करेगी कि डिफेंडेंट के उस एक्ट से किसका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है, यानी कि किसको रेमेडी देनी है, ठीक है। दिस रूल बेसिकली अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। ये रूल जो है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को अवॉइड करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में इनकॉर्पोरेट किया गया है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे रूल 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। Where it appears to the court that any joinder of plaintiffs may embrace or delay the trial of the suit। यानी कि जब कोर्ट को दौरान मुकदमा या दौरान प्रोसीडिंग्स पता चलता है कि जो प्लेंटिफ्स ज्वाइन किए गए हैं इनसे मतलब फॉर एग्जांपल जो मुकदमा है वो डिले हो सकता है, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ्स टू देयर इलेक्शन। अब कोर्ट वहाँ पर प्लेंटिफ को बताएगी कि भाई आप लोग इलेक्ट करें कि इस मुकदमे का ट्रायल ज्वाइंटली लिया जाए या इस मुकदमे का ट्रायल जो है वो सेपरेट लिया जाए, ठीक है। और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, या कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगी कि भाई इस मुकदमे का अलग अलग ट्रायल लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है उसका ट्रायल अलग लिया जाएगा, मिस्टर बी का ट्रायल अलग लिया जाएगा, मिस्टर सी का ट्रायल अलग लिया जाएगा। इसी तरीके से कोर्ट ऑर्डर दे सकती हैं और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट, ठीक है। यानी कि कोर्ट जो है, कोर्ट के पास पावर है कि वो प्लेंटिफ्स को बताए कि भाई आप लोग इलेक्ट करें, आप लोगों का जो ट्रायल है वो ज्वाइंटली लिया जाए, या कोर्ट जो है अगर कोर्ट को लगता है कि ज्वाइंट प्रोसीडिंग से जो मुकदमा है वो डिले हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसमें अननेसेसरी ताख़ीर आ सकती है, तो कोर्ट ऑर्डर देगी कि जो प्लेंटिफ्स हैं जो ज्वाइन हुए हैं एक ही सूट में इनका अलग अलग ट्रायल लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उसको एडजुडिकेट किया जाएगा कि प्लेंटिफ्स का कोई राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है वेयर अ पर्सन फाइल्स अ सूट टू रिकवर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल ओनरशिप एंड इन हिज कैपेसिटी एज ट्रस्टी। यानी कि एक
एक शख्स है उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या करनी है, रिकवर करनी है, ठीक है। यानी कि किसी ने उसकी प्रॉपर्टी को फॉर एग्जांपल उसको डिस्पोजेस किया है या उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में किया है। अब जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ का वो पर्सनल ओनर है, ठीक है, उसकी ओनरशिप है, और उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ पर वो दरअसल एज ए ट्रस्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है इन सच अ केस टू द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेशन ऑफ ट्रायल, तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि जिस प्रॉपर्टी पर आपकी पर्सनल ओनरशिप है उसका ट्रायल अलग लिया जाएगा, और जिस प्रॉपर्टी पर आप जो है ट्रस्टी हैं उनका ट्रायल अलग लिया जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है सेपरेशन ऑफ ट्रायल का। रूल 3, हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट। अब देखें रूल 1 डील करता था हु मे बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ, ठीक है। रूल 3 बताता है कि भाई एक ही मुकदमे में कौन कौन डिफेंडेंट बन सकते हैं। तो ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट, जनरल रूल क्या है, कोई भी शख्स जो है वो उसको डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। अगेंस्ट हुम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट, जिसके खिलाफ कोई राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से, ठीक है, और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ एक्ट्स या ट्रांजैक्शन से इज एलिजिबल टू एग्जिस्ट, और कहा जाता है कि ये सीरीज ऑफ एक्ट्स या जो ट्रांजैक्शंस है ये एग्जिस्ट करते हैं वेदर ज्वाइंटली। अब राइट टू रिलीफ जो है उनके खिलाफ ज्वाइंटली अराइज हुआ है या सिवरली अलग अलग अराइज हुआ है, और इन द ऑल्टरनेटिव या वो ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, वेयर इफ सेपरेट सूट्स वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन्स एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। यानी कि अगर उनके खिलाफ सेपरेट सूट फाइल किया जाए तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, बी और सी क्या करते हैं, वो मिस्टर जेड के प्रॉपर्टी में विदाउट द परमिशन ऑफ द जेड क्या वो अंदर घुस जाते हैं, यानी कि वो ट्रेसपास कमिट करते हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर जेड है उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, और उसका राइट जो है वो अराइज हुआ है जो डिफेंडेंट है उनके सेम एक्ट से, ठीक है, उनके सेम एक्ट से मिस्टर जेड का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है। यहाँ पर जेड जो है मिस्टर ए, बी और सी के खिलाफ एक ही मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेड ने क्या किया, मिस्टर जेड ने ए के खिलाफ अलग मुकदमा इंस्टीट्यूट किया, बी के खिलाफ अलग और सी के खिलाफ अलग। यहाँ पर डेफिनेटली कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होगा, ठीक है। वो बताएगा कि भाई मिस्टर ए जो है वो विदाउट माई परमिशन मेरी प्रॉपर्टी में घुसाए, ठीक है। इसी तरीके से वो बताएगा दूसरे मुकदमे में कि भाई मिस्टर बी जो है वो विदाउट माई परमिशन मेरी प्रॉपर्टी में घुसाए। तो लिहाजा जहाँ पर किसी शख्स का कोई राइट टू रिलीफ अराइज हो जाए, ठीक है, डिफेंडेंट के किसी सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से या सीरीज ऑफ एक्ट्स या ट्रांजैक्शन से, तो वहाँ पर उन डिफेंडेंट को एक ही मुकदमे में डिफेंडेंट बनाया जा सकता है, यानी कि उन लोगों को एक ही मुकदमे में डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। और फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने आप लोगों को ट्रेसपास का एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, बी और सी इन तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर जेड के साथ, ठीक है, और इन तीनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया, ठीक है, और उस ब्रीच में जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया है डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट से जेड को नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जेड डैमेजेस का सूट फाइल करना चाहता है तो वो एक ही मुकदमे में मिस्टर ए, बी और सी को डिफेंडेंट बना सकता है, क्योंकि इसका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है मिस्टर ए, बी और सी के खिलाफ सेम ट्रांजैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी एज अ रूल जो हमने रूल 1 पढ़ा, रूल 1 और रूल 3 जो है ये बिल्कुल सिमिलर है। वहाँ पर बताया गया है कि जिसका राइट टू रिलीफ अराइज हो जाए, और यहाँ पर बताया गया है कि जिसके खिलाफ कोई राइट टू रिलीफ अराइज हो जाए सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ एक्ट्स या ट्रांजैक्शन से, तो उन लोगों को डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। अच्छा, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी अगेंस्ट सेवरल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी से मुझे डिस्पोजेस किया गया है मिस्टर ए, बी, सी और डी ने, ठीक है। तो मैं मिस्टर ए, बी, सी और डी के खिलाफ एक ही मुकदमे में इनको डिफेंडेंट बना के अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है।
A suit against limited owner who unauthorizedly sells several pieces of property to several persons at different times. For example, मिस्टर ए और मिस्टर बी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये दोनों उस प्रॉपर्टी के क्या हैं, ओनर्स हैं। अब मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी मिस्टर ए का जो शेयर है उस प्रॉपर्टी में उसको बेचना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब एक पीस जो है उस प्रॉपर्टी का मिस्टर फॉर एग्जांपल डी को दिया, इसी तरीके से मिस्टर ई को बेच दिया, इस मिस्टर एफ को बेच दिया, इसी तरीके बहुत सारे लोगों को उसने उसकी प्रॉपर्टी को अनअथराइजली सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के साथ साथ जिन लोगों को वो प्रॉपर्टी बेची गई है उनको भी डिफेंडेंट बना सकता है, ठीक है। Joint tortfeasor are jointly liable and may be made co-defendant. In such case, it is up to plaintiff to sue all or any one of them jointly liable. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ज्वाइंट tortfeasor होते हैं, ज्वाइंट tortfeasor का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, मिस्टर ए बी और सी इन्होंने टॉर्ट कमिट किया है, ठीक है, मतलब इन्होंने ट्रेसपास कमिट किया है। अब जिसकी प्रॉपर्टी में ये लोग घुसे हैं विदाउट हिज परमिशन, तो वो शख्स जो है इन तीनों को डिफेंडेंट एक ही मुकदमे में डिफेंडेंट बना के इनके खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकता है। मगर यहाँ पर कुछ केसेस में जो प्लेंटिफ है ये उस पर डिपेंड करता है कि प्लेंटिफ उनमें से किसी एक के खिलाफ या उनमें से किसी दो के खिलाफ भी मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकता है, क्योंकि वो ज्वाइंटली लाइबल है ना। जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो ज्वाइंटली लाइबल है तो वहाँ पर जो है प्लेंटिफ पर डिपेंड करता है कि उन सबको डिफेंडेंट बनाए, प्लेंटिफ पर डिपेंड करता है कि उन सबको डिफेंडेंट बनाए या उनमें से किसी एक शख्स को डिफेंडेंट बनाकर वो जो है वो वहाँ से डैमेजेस या कंपनसेशन वगैरह क्लेम कर सकता है। PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 187, इसमें बताया गया था वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट मोर देन वन पर्सन, जहां पर एक से ज्यादा लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा इंस्टीट्यूट किया गया है, आउट ऑफ हुम वन पर्सन इज डेड, और उनमें से एक पर्सन जो है वो मर चुका है, ठीक है। द होल सूट विल नॉट बी वॉइड, तो मुकम्मल मुकदमा जो है वो कालादम नहीं है, यानी कि वो वॉइड नहीं है। देयर इज अ डिफेक्ट, उसमें डिफेक्ट है विच इज क्योरेबल, जिसको क्योर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी है, उसको फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बी ने क्या किया था, मिस्टर ए बी ने मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीनी है, ठीक है, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैंने मिस्टर ए और बी के खिलाफ मुकदमा फाइल किया। अब वहाँ कोर्ट में मुझे पता चला कि जो मिस्टर बी है वो क्या हो चुका है, वो फौत हो चुका है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा जो मुकदमा है वो वॉइड नहीं होगा, यानी कि कोर्ट जो है उस मुकदमे को डिसमिस नहीं करेगी, बल्कि डेफिनेटली मिस्टर बी के लीगल हेयर्स होंगे। अब जो प्रॉपर्टी मुझसे छीनी गई है वो उसके लीगल हेयर्स ने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया होगा, तो इस मुकदमे में कोर्ट क्या करेगी, मिस्टर बी के जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनको पार्टी बना देगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फॉर एग्जांपल पेंटर हैं, ठीक है, और इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो मेरे लिए फॉर एग्जांपल एक पिक्चर वगैरह बनाएंगे, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट किया, और मुकदमे के दौरान मुझे पता चला कि जो मिस्टर ए है वो फौत हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस मुकदमे में फिर मिस्टर ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, और मिस्टर बी जो है उससे मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। लायबिलिटी इन अल्टरनेटिव, लायबिलिटी इन अल्टरनेटिव मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था, वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट, जहां पर प्लेंटिफ डाउट है, यानी कि प्लेंटिफ को शक है, विच ऑफ सेवरल पर्सन्स आर लायबल, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और प्लेंटिफ जो है वो शक में मुब्तला है कि इन लोगों में से इसका राइट टू रिलीफ किसके खिलाफ अराइज हुआ है, यानी कि इन लोगों में से कौन सा शख्स जो है वो लायबल है, यानी कि किस शख्स ने मेरा जो सिविल राइट है उसको इन्फ्रेंच किया है। ही कैन ज्वाइन ऑल ऑफ देम, इसको लॉ ने अलाउ किया है कि भाई आप उन तमाम लोगों को डिफेंडेंट बना दें इन वन सूट, एक ही मुकदमे में, प्रोवाइडेड द राइट ऑफ रिलीफ प्रोवाइडेड द राइट ऑफ रिलीफ
अराइज आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन, यानी कि जो राइट टू रिलीफ है वो सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से होना चाहिए, तब ये आप उनको जो है एक ही मुकदमे में डिफेंडेंट बना सकते हैं। और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि प्लेंटिफ का राइट टू रिलीफ उन डिफेंडेंट में से किन के खिलाफ अराइज हुआ है और उन डिफेंडेंट में से कौन सा डिफेंडेंट जो है वो लाइबल है। A person files a suit against two or more persons claiming rent from either of them. फॉर एग्जाम्पल एक मालिक मकान है, ठीक है, उसने अपना घर वगैरह किराए पे दिया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल उस घर में दो से ज़्यादा भाई रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 भाई रहते हैं, ठीक है। अब वो तीनों जो है वो फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड को किराया नहीं देना चाहते, ठीक है, या वो नहीं दे रहे या वो ठाल मटोल कर रहे हैं। अब लैंडलॉर्ड जो है वो शक में मुब्तला है कि भाई मुझे किराया इन तीनों भाइयों में से कौन देगा, ठीक है, इन तीनों भाइयों में से कौन लाइबल है। तो यहाँ पर लॉ ने अतराइज़ किया है उसको कि भाई आप जो है इन तीनों भाइयों को डिफेंडेंट बनाकर एक ही मुकदमे में आप उनको डिफेंडेंट बनाएं और उनके खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट कर दें। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि इन तीनों भाइयों में से कौन सा भाई लैंडलॉर्ड को किराया देगा, ठीक है। शायद वो तीनों भाई जो है वो लाइबल हों, शायद उनमें से जो बड़ा भाई है वो लाइबल हो, ये चाहे उनमें से जो है फॉर एग्जांपल जो दूसरे नंबर पर भाई है वो लाइबल हो, तो वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है ये बातें। अच्छा, अब जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारे प्लेंटिफ जो है वो एक ही मुकदमे में ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे डिफेंडेंट जो है वो एक ही मुकदमे में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्लेंटिफ इंटाइटल हैं रिलीफ क्लेम करने के लिए और कोर्ट को लगा कि ये जो प्लेंटिफ है ये इंटाइटल है, तो कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट देगी। ये लाजमी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई राइट टू रिलीफ अराइज ही नहीं हुआ डिफेंडेंट के खिलाफ, अब कोर्ट ये लाजमी नहीं है कि मुझे भी इंटाइटल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज, ठीक है, किसी एक के खिलाफ या किसी ज़्यादा के खिलाफ भी कोर्ट जो है जजमेंट दे सकती है, या किसी एक या किसी के ज़्यादा के फेवर में भी कोर्ट जो है वो जजमेंट दे सकती है। जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी अमेंडमेंट मीन्स विदाउट एनी अमेंडमेंट इन द प्लेंट, कोर्ट जो है वो जजमेंट दे सकती है। फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिफ एज मे बी फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ, यानी कि अगर उस मुकदमे में फॉर एग्जांपल 4-5 लोग जो है वो को प्लेंटिफ बनकर उन्होंने मुकदमा इंस्टीट्यूट किया डिफेंडेंट के खिलाफ, कोर्ट को लगा कि उनमें से जो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, बी है, ठीक है, उनका राइट टू रिलीफ अराइज हुआ है मिस्टर जेड के खिलाफ, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है इनके फेवर में जजमेंट दे देगी, ठीक है। और जो बाकी जो को प्लेंटिफ है उनको कोर्ट बता देगी कि भाई आप लोगों का कोई राइट टू रिलीफ अराइज नहीं हुआ है डिफेंडेंट के खिलाफ। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं और वो को प्लेंटिफ बने हुए हैं, ठीक है, और उनमें से किसी एक का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, डिफेंडेंट ने सेम एक्ट से उस प्लेंटिफ का जो है वो राइट इन्फ्रिंज किया है, तो कोर्ट उस प्लेंटिफ के फेवर में जो है वो जजमेंट दे देगी और उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो जजमेंट दे सकती है कोर्ट। अच्छा, अगेंस्ट such one or more of the defendants as may be found to be liable according to their respective liability, यानी कि बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, अब उनमें से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए डिफेंडेंट है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है, ठीक है, कोर्ट को लगा कि जो लाइबल है वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर ए की इतनी लाइबिलिटी है, तो कोर्ट मिस्टर ए के खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। या फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है ये लाइबल हैं और मिस्टर सी जो है फॉर एग्जांपल वो लाइबल नहीं है, तो यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी के खिलाफ जो है वो कोर्ट जो है वो डिसीजन अनाउंस कर देगी। तो रूल 4 में यही बात बताई गई है। डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन रिलीफ क्लेम्ड, यानी कि इन ऑल द रिलीफ क्लेम, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि जिन पार्टीज़ को डिफेंडेंट बनाया गया है और उस मुकदमे में जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो डिफेंडेंट उस रिलीफ में इंटायर रिलीफ जो है उसमें इंटरेस्टेड हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिफेंडेंट है, उसके खिलाफ जो है जितना रिलीफ क्लेम किया गया है उस रिलीफ तक ही वो डिफेंडेंट जो है वो इंटरेस्टेड होगा और वो उस रिलीफ तक ही वो अपना मुकदमा लड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा डिफेंडेंट है उसके खिलाफ जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो जो दूसरा डिफेंडेंट है वो उस रिलीफ तक ही
उसका इंटरेस्ट होगा और उस रिलीफ तक ही वो डिफेंडेंट जो है वो उस मुकदमे को लड़ेगा कोर्ट में। तो यहाँ पर बताया गया है, इट शैल नॉट be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claim in any suit against him। ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट अगर किसी मुकदमे में जितने क्लेम्स किए गए हैं तो लाजमी नहीं है कि जो डिफेंडेंट है वो उन तमाम क्लेम्स में इंटरेस्ट लें। ठीक है, जितना क्लेम उसके खिलाफ होगा उसी हद तक ही वो इंटरेस्टेड है। ठीक है। रूल 7, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress इज टू बी sought। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्लेंटिफ जो है वो डाउट में है, प्लेंटिफ को शख्स है कि भाई बहुत सारे लोग हैं, अब प्लेंटिफ को लगता है कि भाई मेरा राइट जो है वो इन्फ्रिंज किया गया है, मगर मैं मुकदमा ये जो लोग हैं डिफेंडेंट है उनमें से किसके खिलाफ मुकदमा इंस्टीट्यूट करूं। तो यहाँ पर रूल 7 बताता है, when plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress, he may join 2 or more defendant in order that the question as to which of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all parties। यानी कि यहाँ पर प्लेंटिफ को अलाउ कर दिया गया है कि अगर प्लेंटिफ शक में है कि मेरा राइट टू रिलीफ किस डिफेंडेंट के खिलाफ अराइज हुआ है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को परमिट किया गया है कि भाई जिन लोगों पर आपका शक है उन तमाम लोगों को एक ही मुकदमे में डिफेंडेंट बना दो। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन डिफेंडेंट में से आपका राइट टू रिलीफ किसके अगेंस्ट अराइज हुआ है। ठीक है, और उन डिफेंडेंट में से कौन सा डिफेंडेंट जो है वो लायबल है। ठीक है, और किस हद तक उसकी लायबिलिटी है वो डिसाइड कौन करेगी, वो कोर्ट करेगी। Example, a suit by a landlord against two persons for the recovery of rent where there is a doubt as to which of them is liable। वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने कोट कर दी है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो कोई मुकदमा वगैरह इंस्टीट्यूट करना चाहता है और उसको पता ना हो या वो डाउट में हो कि भाई मुझे रेंट कौन देगा, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है वो जितने भी टेनेंट्स उस घर में रहते हैं, ठीक है, या उस प्रॉपर्टी में जितने भी टेनेंट्स हैं उन सब को डिफेंडेंट बना दे। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसकी लाइबिलिटी जो है वो किस एक्सटेंट तक है और कौन सा डिफेंडेंट जो है वो लाइबल है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है इस लेक्चर के मुताल्लिक तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि जो शख्स या जिन लोगों ने ये लेक्चर देखा है उनको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।